हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लुसेंट की पॉलिटी की सीरीज़ हम चला रहे हैं, लेकिन आज आपके लिए एक उसमें अलग नई चीज़ मैंने ऐड की है। हमने अभी लगभग 5 या 6 क्लासें की हैं, उसमें हमने जितना भी रिवीजन किया है लुसेंट में, उस उन सभी चैप्टर्स का एक बार हम उनके बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर में एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से आए हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने आपको लुसेंट से रिवीजन कराया था। अभी उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, वो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन है, इट रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। कॉमनवेल्थ क्या है? देखिए कॉमनवेल्थ एक ग्रुपिंग थी। कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्रीज़ को शामिल किया गया था जो कि किसी टाइम पर ब्रिटेन के अंडर रही है, ब्रिटेन ने जिस पर राज किया है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी, कुछ कंट्री साउथ अफ्रीका में थी, कुछ कंट्री आपकी एशिया में थी। तो उसका ब्रिटेन ने उसके लिए एक ऑप्शन रखा सभी कंट्रीज़ के पास कि आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली उनके ऊपर दबाव भी था उस ग्रुप में, कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो ये कह रही है कि इस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं कि इट रेटिफाइड, इट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड मतलब उन्होंने ही इसको अनुमति, इसको हस्ताक्षरित सत्यापित किया। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित हुई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो उसके बाद जितने भी 1947 आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी विदेश नीति के काम थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए थे। मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही बार में दो काम कर रही थी। जब एक बार उनकी सिटिंग होती थी तो सारे मेंबर्स उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसको कर रहे थे। अदर दूसरी बार जब सिटिंग होती थी तो उसमें और भी जो भी यूजुअल जो गवर्नमेंट के मशीनरी से रिलेटेड गवर्नमेंट से जो काम थे वो सारे काम एज ए पार्लियामेंट भी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कर रही थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड पार्लियामेंट दोनों तरह काम कर रही थी। जब वो पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी तो तब उन्होंने रेटिफाइड किया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। जो भी भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। उसको आज की जो करंट फॉर्म में जैसा हमारा तिरंगा है उसको स्वीकृति दी गई 22 जुलाई 1947 को। थर्ड ऑप्शन है, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम जन गण मन, अपना राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। अपना नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, जिसको स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने रिवोल्यूशन में रिवीजन कराया था, फिर जब भी आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। आप ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर लीजिए, कितने उसमें मेंबर हैं, सभी मेंबर्स के आपको नाम पता रहने चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कब स्थापित किया गया था ये भी आपको पता रहना चाहिए, उनके चेयरमैन कौन है, और वो सब इसमें आगे भी आने वाला है। तो इसमें आप
स्पेशल विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेंबर्स कौन थे? के.एम. मुंशी जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, सरदार पटेल और नेहरू इनके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आपको लिस्ट दी हुई है 1 और 2, उनको मैच करना है। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर के.एम. मुंशी। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनको मार्च 1947 में अपॉइंट किया गया था, भेजा गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम बहुत टर्मोइल चल रहा था हमारी कंट्री में, तो वो उनको सेटल करने के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम.एन. रॉय। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दो इनडायरेक्टली एंड विद रिजर्वेशंस इन द अगस्त ऑफर। मैं आपको ये जो अगस्त ऑफर है ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया इंडियन लीडर्स को। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ मांगे तो मानी गई, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा इम्पार्शियलिटी थी कि जिसको स्वीकार करना संभव नहीं था, तो भारतीय नेताओं ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फाइनली फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्रपोजल के थ्रू सेटअप की गई थी, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बताया हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन 1946। इससे पहले काफ़ी प्रपोजल आए, अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, इसके अलावा आपका ये 1945 में वेवल प्लान, सभी के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन एट लास्ट कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 45। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। इनडायरेक्टली वर्ड का मीनिंग समझिए और डायरेक्टली का मीनिंग समझिए। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप जब वोटिंग करने जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं, तो आप सरपंच का इलेक्शन हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर वोट डालते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। लेकिन कभी आपने देखा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि आप वोटिंग करते हैं? नहीं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोकसभा, राज्यसभा के एमपीज, इसके अलावा स्टेट असेंबलीज के एमएलए वोटिंग करते हैं, तो उनकी वोटिंग के द्वारा प्रेसिडेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के द्वारा उनको चुना जाता है। लेकिन जिन एमपी एमएलए ने वोट किया उनको आपने अपनी वोटिंग के थ्रू उनको जिताया, वहाँ पे बिठाया है, तो इनडायरेक्टली आपने ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज और आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन से गलत है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। ये बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल इलेक्शंस मतलब स्टेट इलेक्शन 1946 में हुए थे सभी स्टेट्स में उस टाइम पर, तो सब उसमें मेन जो उस टाइम पार्टी थी वो कांग्रेस थी, उसके साथ मुस्लिम लीग पार्टी थी और भी कई लोकल पार्टीज़ वहाँ पे थी जो स्टेट लेवल तक सीमित थी। तो उन पार्टीज़ में जो उनके एमपी एमएलए चुन के आए, उन्होंने ही वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव किया। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946। सेकंड ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ये गलत है। प्रिंसली स्टेट से भी ही रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, ना कि इलेक्टेड।
थर्ड ऑप्शन, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। ये भी गलत है। डिफरेंट तरीकों से पब्लिक का ओपिनियन भी लिया जाता था। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान निर्माण कर रही थी उस टाइम पर पब्लिक से भी उनका ओपिनियन लिया जाता था। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। ये वही बात कह रहे हैं, जो भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी हम काम कर रहे थे उसमें हमने पब्लिक से भी उनका ओपिनियन सबमिशन लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। 48, हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए कितनी बार ही क्वेश्चन आ रहा है। ये है वेस्ट बंगाल पीसीएस में आया है, इसके बाद और भी कई बार ही क्वेश्चन आया है। तो हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। गोपीनाथ बरदोलई। ये आप रिकॉल कीजिएगा और मेरी वीडियो में देखिएगा कि मैंने इनका नाम इनको ट्रिक के साथ बताया था कि बरदोलई असम में ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। एम एन रॉय लीगल, इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। के एम मुंशी इनके मेंबर थे। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन हो गया 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन, 9 दिसंबर 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 1947 में नहीं, 1946 में। सेकंड ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। ठीक है। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ उसको अडॉप्ट किया था। थर्ड ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए डेट देखिए, 24 जनवरी, नॉट 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइंड किया गया था उनके मेंबर्स के द्वारा। उनकी साइन होने के बाद 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। देखिए आ गया 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रीएम्बल क्यों जरूरी है, यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक इंटरप्रिटेशन, संविधान को समझाने के लिए प्रीएम्बल क्यों जरूरी है। देखिए ऑप्शन दिया है, कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक मूवी का जैसे टीजर प्रोमो ट्रेलर होता है उस तरीके से ही प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल आपको उसमें आपका जो रियल ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपके ट्रेलर में जो रियल मूवी का जो इशू है वो आपको मुद्दा पता लग जाता है कि इस टॉपिक पर बनी है। ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसके द्वारा। ठीक है। इससे पहले भी आई क्वेश्चन आया है 44th क्वेश्चन का पार्ट सी। हु प्रेजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा, आप राजेंद्र प्रसाद पर टिक लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद जी को जो परमानेंटली उनका चुनाव करने के बाद उनका प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन उससे पहले टेम्परेरी तौर पर कुछ टाइम के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेजाइडेड किया था। क्वेश्चन नंबर 54, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on 30th December 1946।
डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको मूव किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर? वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, क्योंकि वो कमेटी के फंडामेंटल राइट वाली कमेटी के चेयरमैन थे। आचार्य JB कृपलानी जी भी थे, KM मुंशी जी भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बिजनेस कमेटी के। JP नारायण जी मेंबर नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, कृपलानी जी भी थे, मुंशी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ये कमेटीज़ में आप देखिएगा, लुसेंट में कमेटीज़ जो दी हुई उसमें आप इसको देखिएगा। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए ये जो आपको पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने सेशन हुए थे, टाइम नहीं पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लगाया था उसमें 2 years 11 months and 18 days संविधान को बनाने में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी बार सिटिंग हुई? तो इसमें आंसर रहेगा 11 बार। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज BN राव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये देखिए टाइम आ गया है। टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक, कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस करने में? 2 years 11 months and 18 days। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया। ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन कौन सी डेट को, कौन से ईयर में? तो 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड आप सारी चीज़ें याद रखिए। ठीक है। इसके बाद, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर्स आपको बाय नेम सभी का याद रखना है, लेकिन वो मेंबर थे कितने? ये मेंबर्स कितने थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन A 7। इसके 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है। प्रीएम्बल को भी उन्होंने ही प्रपोज किया था। डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 years वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मौलाना आज़ाद। डिफरमेंट का मतलब क्या है और अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 एंड अबव, 18 से ऊपर एज के जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन है उनको वोटिंग राइट रहेगा, वो वोट डाल सकते हैं। पहले ये राइट 21 साल की एज से ऊपर था, जिसको कि 1989 में शायद 91 या 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके द्वारा इसको 18 कर दिया गया। तो मौलाना आज़ाद जी ने बोला कि आप अडल्ट जो फ्रेंचाइज आप दे रहे हो उसको भी 15 ईयर्स के लिए आप रोक दीजिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारे पास अभी इतना सेटअप नहीं है कि हम सभी को वोटिंग राइट दे सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया था। इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शंस, ये भी गलत है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस था। इट वाज ए मल्टी मेंबर बॉडी, ये सही है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटीज, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1950। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसका सही ऑप्शन सी, द अगस्त ऑफर 1940। ठीक है। इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स, अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी ऑफर दिया गया था कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, उसमें फंडामेंटल राइट भी दिए गए थे।
69. Which one of the following statement is correct? The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर नहीं थे, कमेटीज़ में थे, ये कमेटीज़ में थे. थर्ड ऑप्शन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947. नहीं, ये है दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946. फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. अडॉप्ट किया गया था उनको नवंबर 1949 में, ये लागू किया गया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70, चेयरमैन को कमेटी के साथ मैच करना है. के.एम. मुंशी जी चेयरमैन थे बिजनेस कमेटी के. के.एम. मुंशी जी मेंबर भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और बिजनेस कमेटी के भी चेयरमैन थे. राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे और नेहरू जी आपको पता है यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे और अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हैं वो सब इसमें है, और इससे अलग और भी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा. अभी हमने जो नेक्स्ट चैप्टर किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लुसेंट में हमने उसका रिवीजन किया था. तो उस से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हैं या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्स्ट्रा, वो सभी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.